अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ने वाले बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के इस क्रैश ने बहुत से ख़ानदानों को सोगवार छोड़ा और बहुत से सवालात को जन्म दिया। ये जहाज़ उड़ने के चंद सेकंड बाद ही, जब वो 500-600 फुट के करीब सिर्फ हवा में बुलंद हुआ था और वो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की एक बिल्डिंग में जाके गिर गया और तबाह हो गया। और इस जहाज़ की चूँकि बहुत सी वीडियोज़ और बहुत सी फुटेजेज़ अवेलेबल हैं जो बिल्कुल करीब से ली गई हैं, क्योंकि अगर एक जहाज़ उड़े और वो कहीं गिरने की इत्तला आए लेकिन उसकी कोई वीडियो या फुटेज ना हो तो वो भी ज़ाहिर है गम का समा होता है। लेकिन एक ऐसा जहाज़ जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब गिरा, तो एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमराज़ और वहाँ करीब मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल से कुछ वीडियोज़ बनाई हुई थी, तो वो जो क्रैश की वीडियोज़ हैं वो सामने आती चली गईं। तो उससे वो बात बहुत जल्दी पूरी दुनिया के अंदर फैलती है और ज़ाहिर है उसका एक रेज़िडुअल गम का इफ़ेक्ट है जो पूरी दुनिया में आता है। हवा के ज़रिए से सफ़र करना एक तो ये बहुत जदीद है, यानी ये 100 सवा 100 साल पहले एक चीज़ जो शुरू हुई थी, अभी भी वो जदीद ही काउंट होगी, क्योंकि जो बाकी ट्रैवल के मोड्स हैं वो उससे पुराने हैं। दूसरा, ये सेफेस्ट मोड है एयर ट्रैवल, तो जब इसका कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बड़ा हाईलाइट हो जाता है। और तीसरा ये कि पिछली एक सदी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंसान ने जिस जहत में तरक्की की है, जैसे मोबाइल्स, कंप्यूटर, ये चीज़ें आई, ऐसे ही एविएशन इंडस्ट्री और हवाई जहाज़ों की सनत ने बहुत तरक्की की। तो बोइंग उनमें से पुरानी कंपनी है। आप जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो एमिरेट्स एयरलाइंस हो, कतर एयरवेज़ हो, सऊदी एयरलाइंस हो, इत्तेहाद हो, टर्किश एयरलाइंस हो, कोई भी एयरलाइन हो, वो जो जहाज़ यूज़ कर रही होती है वो या बोइंग के होते हैं या वो एयरबस के होते हैं। बोइंग अमेरिका की कंपनी है, एयरबस यूरोप की कंपनी है। बोइंग जो है ये इसका क़याम बहुत पुराना है और एयरबस काफ़ी नई और बाद में आई, तकरीबन 50 साल बाद में आई। बोइंग जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, इसका वजूद 1916 में सिएटल वाशिंगटन में आया और उस वक़्त और एयरलाइंस के अंदर कंपनीज़ नहीं थी और बहुत इन्होंने तरक्की की, पूरी दुनिया के अंदर बोइंग के जहाज़ उड़ते हैं। फिर 1970 में यूरोप की एक एयरलाइन एयरबस आई, जो बेसिकली जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन ने मिलकर बनाई हुई है और ज़ाहिर है वो बाद में आई, लेकिन उसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ की। तो मेनली जितने भी एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं, एयर इंडिया भी ज़ाहिर है इन्हीं के जहाज़ ही यूज़ करती होगी और उन्हीं में से एक ये 787 ड्रीम लाइनर था। ये बोइंग का जदीद, अच्छा और बहुत आला जहाज़ है और ये उसका पहला क्रैश है, तो इसलिए भी बहुत से सवाल आ रहे हैं। बोइंग के दूसरे कुछ जहाज़ों के क्रैश हिस्ट्री में सामने आए, जैसे करीब के सालों में दो बड़े क्रैश जो बोइंग 737 मैक्स के हुए, उन्होंने बहुत से सवालात उठाए और उनमें कुछ ऐसे इश्यूज़ भी सामने आए जिससे वो कंपनी को फिर वो जहाज़ ग्राउंड करना पड़े, बहुत सा काम हुआ और फिर जाके वो उड़े। उसमें एक तो अक्टूबर 2018 के अंदर जकार्ता, इंडोनेशिया से उड़ने वाला एक जहाज़ था, लायन एयरलाइंस उसको ऑपरेट कर रही थी और वो उड़ने के चंद मिनट बाद ही समुंदर में गिर के तबाह हो गया। तो उस पे ज़ाहिर है वो पहला था उस नौइयत का, तो बात नहीं हुई, लेकिन उसका जब ब्लैक बॉक्स और सारा फ़्लाइट डाटा खुला तो कुछ और बात सामने आई। इसी तरह जो दूसरा क्रैश था वो एथोपियन एयरलाइंस का था। ये एथोपियन एयरलाइंस का क्रैश मार्च 2019 में उसके चंद महीने के बाद ही हो गया और ये भी 6 मिनट उड़ने के बाद जहाज़ गिर के तबाह हो गया और उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें सामने आईं। बहरहाल ये जो 787 ड्रीम लाइनर है, ये उससे बड़ा जहाज़ है, बहुत सेफ जहाज़ है, जदीद जहाज़ है। जब भी जहाज़ का कहीं क्रैश होता है तो उसमें इमोशनल बैगेज होता है उसका और हम सारे उसमें एक इमोशनली फ़ील करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी एयरपोर्ट पे हम किसी को छोड़ने जाते हैं तो एक कनेक्शन होता है कि लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि अच्छा जो छोड़ने आए थे कि आप अंदर चले गए, आपका सामान बुक हो गया, फिर बोर्डिंग पास मिल गया, आप लाउंज में हैं। फिर आप जब लाउंज में बैठे होते हैं तो जब जहाज़ में बैठने का ऐलान होता है, जिसे बोर्डिंग कहते हैं, कि बोर्डिंग शुरू हो गई, आप जहाज़ में बैठ गए, तो हर कोई वहाँ मैसेज करता है। तो फिर वो जो छोड़ने आए होते हैं रिश्तेदार, वो जा रहे होते हैं तो वो एक फ़ील करते हैं कि अब ये मुसाफिर पहुँच गया अपनी मंजिल। जहाज़ के सफ़र की इसलिए भी बड़ी इमोशनल इम्पोर्टेंस है कि आप दूसरे एक मुल्क जा रहे होते हैं। अब यकीनन ये जहाज़ इंग्लैंड जा रहा था तो इसमें बहुत से मुसाफिर होंगे जिनकी शायद वहाँ पे जॉब होगी, जो ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ आए थे कि छुट्टियाँ गुजारें अपनों के साथ, फिर वापस जाएँ, तो एक खुशी के मौके पर वो आए थे। कोई ऐसे लोग, कोई ऐसी फैमिलीज़ होंगी जिनका कोई प्यारा पहले वहाँ गया था, उसने वहाँ मेहनत की, फैमिली वीज़ाज़ अरेंज किए, फैमिली की लिविंग अरेंज की और अब इनको उसने बुलाया था कि आप आ जाएँ। बहुत से इसमें ब्रिटिश नेशनल से, उनमें से काफ़ी वो लोग होंगे
जो यहीं से मूव हुए इंग्लैंड गए, वहाँ पे उनको नेशनैलिटी मिली, या कोई ऐसे बच्चे जो पैदा ही वहाँ हुए और अपना मुल्क देखने के लिए आए थे। तो ये सारी चीज़ें, अब जब ये खबर चली होगी कि वो क्रैश हो गया और उसकी वीडियोज़ और फुटेजेस भी हैं, तो वो सारे लोग जो उस शहर से छोड़ने आए थे या करीब के जो छोटे शहर होते हैं वहाँ से वो उस एयरपोर्ट पे आए और वापस जा रहे थे, तो वो सारे ज़ाहिर है वापस आए पूरी पूरी फैमिलीज़ के अंदर। वो फिर जहाँ इन्होंने पहुँचना था यानी इंग्लैंड में, उस एयरपोर्ट पे किसी को लेने अगर किसी ने आना था या वहाँ उसकी कोई कमिटमेंट थी, तो वो सारा एक मोमेंटम पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इसके जो इंजन बनाती है कंपनी, उसका रोल्स रॉयस भी बनाती है और इसके जी जनरल इलेक्ट्रिक भी बनाती है, तो इसमें जी के इंजन लगे हुए थे। अब चूँकि ये वीडियोज़ और फुटेजेस बहुत करीब से ली गई हैं और उनमें बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इसीलिए फिर स्पेकुलेशंस शुरू हो जाती हैं, बहुत से लोग अपने बयान देने शुरू कर देते हैं, उस पे बहुत से कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। हतमी या फाइनल बात तो वही होती है कि जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन या क्रैश इन्वेस्टिगेशन की टीम्स सारे शवाहिद, सारी चीज़ें, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, कई दिनों हफ्तों का प्रोसेस है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ़्लाइट का डाटा, उसका एनालिसिस जो कि ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है। फ़्लाइट के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। जहाज़ के कॉकपिट में आपने वीडियोज़ या फ़ोटोज़ में देखा होगा, तो बहुत से बटन्स, बहुत से गेजेस, बहुत सी स्क्रीन्स होती हैं। यकीन माने उससे बहुत ज़्यादा सिस्टम्स पायलट के दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं, क्योंकि वो जो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ पे प्रोसेस होनी है, वो उस पायलट के दिमाग में प्रोसेस होनी है। तो पायलट के ज़हन के अंदर उससे ज़्यादा स्क्रीन्स, उससे ज़्यादा प्रोसेसर, उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स खुले होते हैं। वो हर वक्त उसको एनालाइज कर रहा होता है, उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, फिर उसकी बेस पे डिसीजन ले रहा होता है। इसीलिए जो पायलट होते हैं उनके लिए 1 सेकंड का टाइम भी बहुत बड़ा वक्त होता है, क्योंकि उस 1 सेकंड के अंदर बहुत कुछ तब्दील हो जाया करता है। तो उन्होंने उस सेकंड को भी, उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उससे बहुत से एक्शंस लेने होते हैं। अब ये जो 787 ड्रीम लाइनर है, ये बेसिकली बहुत ही आला, जदीद, खूबसूरत और पायलट्स इसको उड़ाना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा जहाज़ है। और इसका चूँकि ये पहला क्रैश है, 14 साल की जो इसकी हिस्ट्री है, और ये निस्बतन एक बड़ा जहाज़ है। अब आप सोचें कि ये लाख किलो, 2 लाख किलो या इससे भी ज़्यादा, 2 लाख किलो से भी ज़्यादा की एक चीज़ है जो हवा में लोहे की उड़ रही है। तो उसको उड़ाने के लिए कितने ज़्यादा सिस्टम्स हैं उसके अंदर, यानी उसमें सिर्फ इंजन या वो, उसमें बहुत ही ज़्यादा एवियोनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, पावर के, चलाने के सिस्टम्स, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और एक के बाद एक उसको बैकअप करता है कि एक चीज़ ख़राब हो जाए तो दूसरी, दूसरी ख़राब हो तो तीसरी, ये यूँ। और पायलट्स के पास अंदर जहाज़ में भी किताब मौजूद होती है जिससे वो देख के चीज़ें कर रहे होते हैं। और जो फ़्लाइट की दो सबसे सेंसिटिव या सबसे जो डेलिकेट स्टेजेस हैं, एक है टेक ऑफ और एक है लैंडिंग। इन दोनों में ज़ाहिर है टाइम बहुत कम होता है पायलट के पास, और अगर कोई ख़राबी होती है, कोई चीज़ होती है, तो वो हाइट नहीं अवेलेबल होती कि कुछ टाइम मिले ज़मीन पे आने में और वो कुछ सोच सकें। ऊंचाई पे ज़ाहिर है जब कोई इवेंट होता है तो कुछ टाइम मिल जाता है उसके लिए सोचने का, करने का। और टेक ऑफ और लैंडिंग में भी टेक्निकली अगर देखें तो टेक ऑफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि लैंडिंग में ये है कि जहाज़ ने ग्रेजुअली नीचे की तरफ आना ही आना है, आपने उसको ज़ाहिर है कंट्रोल करना है एक तरीके के साथ। लेकिन टेक ऑफ में बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है इंजन्स की और बहुत से सिस्टम्स की जो उसको ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है जब टेक ऑफ में कोई फेलियर होता है इंजन का या हाइड्रोलिक्स का या एनर्जी के उसको देने के सिस्टम्स हैं या फ्यूल सिस्टम्स का, तो उनके पास टाइम नहीं है, नीचे तो आना नहीं होता, ऊपर जाने के लिए ज़ोर लग रहा होता है बहुत सा, तो ज़ाहिर है जहाज़ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। बाद में जो बातचीत है आपस में और जो उनके एक्शंस हैं जो वो अंदर कर रहे थे, वो सारे उस ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, और जो फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बाद में प्रोसेस होती है, और इसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों बल्कि उससे भी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। यानी क्या चीज़ें जहाज़ में हो रही थी कॉकपिट के अंदर, लोग क्या कर रहे थे, कंप्यूटर्स क्या उसका रिस्पॉन्स दे रहे थे, यानी पायलट ने तो कुछ किया, वो आगे हुआ भी या नहीं हुआ, या उसके बाहर जो एक्चुअल उसके इफ़ेक्ट आ रहे थे जो स्क्रीन पे भी रिकॉर्ड हुए, और वो तो फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर से और ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन लेके उस सारी फ़्लाइट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी दोबारा उस सिचुएशन में जाया जाता है कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये किया उसने, फिर ये हो गया, और ये किया तो वो नहीं हुआ, या ये किया तो उससे वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल पायलट्स बहुत ही ज़ाहिर है उनका काम है, उनकी बहुत ट्रेनिंग होती है, उन्होंने वही जहाज़ बाद दफ़ा सैकड़ों दफ़ा पहले उड़ाया होता है, उसके बावजूद वो हर चीज़ को देख देख के कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़ाहिरन नज़र आ रही होती हैं और ज़ाहिर है उस पे फिर लोग बात करते हैं।
एक तो ये है कि मौसम बिल्कुल साफ़ है, अब मौसम बादल हों या कोई बिजली कड़क रही हो तो उसमें बाद में विजिबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ है। परिंदा कोई ऐसा अगर टकराए तो 2 इंजन्स के अंदर इकट्ठा परिंदे टकराने का कि एक इधर दाएँ, ये बहुत कम है, हुआ है 1 या 2 दफ़ा लेकिन रेयर है। तो परिंदे टकराने का जो इंसिडेंस है यूजुअली होता है तो एक इंजन की तरफ होता है, और अगर एक इंजन किसी और वजह से भी अगर फेल हो जाए तो क्या होता है कि जहाज़ जब यूँ जा रहा होता है, एक उसका ये पर है, एक ये पर है, अगर उसका एक इंजन फेल हो गया और ताकत नहीं दे रहा तो क्या होगा, दूसरा इंजन ताकत दे रहा है, तो वो यूँ जहाज़ को टर्न करा देगा इस तरह के एंगल पे यूँ। तो इसमें चूँकि जहाज़ एंड तक सीधा ही गया और यूँ हो गया तो ज़ाहिर है इसमें एक इंजन फेल नहीं है, ये क्लियर है, क्योंकि एक इंजन फेल होता तो जिस तरफ का इंजन फेल होता है जहाज़ उस तरफ को यूँ टर्न हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाज़ जब उड़ता है ये बड़ा वाला, तो जैसे ही वो रनवे को छोड़ता है तो उसके बाद वो अपने टायर्स को अंदर कर लेता है। टायर्स को लैंडिंग गियर कहते हैं, यानी सिर्फ ये टायर नहीं होते, उसके साथ शॉक एब्जॉर्बर्स और बहुत सा सिस्टम होता है जो उसको खोलता है, वापस बंद करता है। क्योंकि जब वो वापस बंद हो जाते हैं तो वो जब अंदर जाते हैं बॉडी के अंदर, तो फिर उसके बाहर ऐसे ही बॉडी आ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ नीचे टायर है। बिल्कुल वो यूँ गोलाई में फिट हो जाते हैं उस जहाज़ की, और जब वो निकलते हैं तो पूरा वो शॉक्स, उसके सिस्टम और आगे टायर होते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है वो टायर एंड तक अंदर नहीं हुए, क्योंकि जब ये जहाज़ उड़ता है तो अंदर इसलिए कर लिए जाते हैं ताकि आगे से जो हवा का प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा ना पड़े। तो इसमें अगर आप देखें वीडियो में तो वो टायर खुले हुए हैं, जो जो ज़ाहिर है किसी एरर की वजह से भी हो सकता है, यानी कि जहाज़ में कोई ऐसा मसला हो गया हो कि वो हाइड्रोलिक फेलियर हुआ हो जो बाद दफ़ा इंजन की पावर के साथ ही ऑपरेट हो रहा होता है। तो बहरहाल दूसरा, जो जब जहाज़ उड़ता है तो उसके जो पूरे विंग्स होते हैं उनके पीछे विंग के एक्सटेंडर लगे होते हैं जिन्हें फ्लैप्स कहते हैं। तो जब जहाज़ उड़ता है तो वो पर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पीछे की तरफ यूँ स्लाइड करते हैं अगर आपने देखा, और वो भारी सी आवाज़ भी निकालते हैं। और जो जहाज़ फिर ऊपर जाता जाता है तो उन फ्लैप्स को अप या वापस कर लिया जाता है पर के अंदर, और पर छोटा हो जाता है ऊपर जाके, वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो देखने में लग रहा है वो ये है कि जो पीछे से वीडियोस बनी हुई है जहाज़ की, तो उसमें उसके इंजन नज़र आ रहे हैं पूरे पूरे, और ऊपर उसका, तो अगर वो फ्लैप्स नीचे होते, वो एक्सटेंड हुए होते परों से, तो वो ना नज़र आते। वो तो वो लग रहा है कि पर बहुत ही पतला है और फ्लैप्स उसके नीचे नहीं बल्कि आप हैं। इसी तरह फिर पिछले जो दुम होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं, वो उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। जो फ्लाइट का ग्लाइड पाथ है, और चूँकि ये बिल्कुल ही उड़ने के बाद रनवे की सीध में जाके थोड़े फासले पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ है उसके अंदर गिर गया, और वहाँ फिर ज़ाहिर है एक बिल्डिंग पे गिरा, तो उस बिल्डिंग में जो लोग मौजूद थे वहाँ ज़ाहिर है उस जानी नुकसान का खदशा है। जो बनाने वाली कंपनी है बोइंग, उसका बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व है, क्योंकि वो आएंगे, वो पूरा उसका सारा रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेंगे। जिस कंपनी के इंजन लगे हुए हैं यानी जी के, वो आएंगे, वो उसमें पूरी तरह से देखेंगे कि क्या। इसका एक वजह तो ये होती है, ये इतनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने की, कि इसको मज़ीद सेफ़ बनाया जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों, और जो भी कोई इसमें चीज़ फ्लॉ एरर आया है वो अगली दफ़ा बाकियों में ठीक कर लिया जाए। इन जहाज़ों में जो 2 पायलट होते हैं, अब उनको एक को पायलट फ्लाइंग और एक को पायलट मॉनिटरिंग कहते हैं। यानी एक पायलट जहाज़ उड़ा रहा होता है और दूसरा उसको मॉनिटर कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि जो जो काम जब जब करना है वो उसी तरह कर रहा है, और वो वेरीफाई कर रहे होते हैं, एक बोलता है दूसरा उसको करता है और फिर ये रिकन्फर्म करता है। तो जब ये सारा फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पूरी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी फ़्लाइट, और उसके अंदर जो जो चीज़ें, जो स्टेप्स हुए, जो इन्होंने बोला, जो किया, और बाकी जो पायलट के आखिरी इमरजेंसी वाली कॉल होती है, मे डे जिसे कहते हैं, इमरजेंसी में वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है मे डे। तो ज़ाहिर है वो कॉल देना, फिर उस पायलट के ज़हन में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो बड़े मुश्किल लम्हात होते हैं कि उसको ये आइडिया तो हो गया होता है कि ये क्या हो रहा है। अगर उसकी वजह का आइडिया नहीं भी हो रहा, लेकिन जो उसको थर्स्ट चाहिए ऊपर जाने के लिए, जो एनर्जी, जो पावर चाहिए वो नहीं आ रही, और जहाज़ बजाय इसके कि एल्टीट्यूड गेन करे, वो एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, या एल्टीट्यूड लूज़ होना शुरू हो गया है, या वो पावर खोल रहा है और पावर नहीं खुल रही, तो जो उसके दिल पे गुजरती है दिमाग में, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। टेक ऑफ के वक्त जहाज़ में बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि वो सारा फ्यूल जो इसको एंड पे मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए, जो कई घंटे की फ़्लाइट में उसको चाहिए, वो सारा उसके अंदर लोड होता है। तो जब टेक ऑफ पे कोई जहाज़ गिरता है तो वो फायर बॉल बहुत बड़ी होती है, बिकॉज़ वो उसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल या फ्यूल, स्पेसिफिक जो एविएशन का वो होता है।
अगर एक जहाज़ जो बिल्कुल एंड पे है, लैंडिंग के करीब है, जो 6 घंटे 10 घंटे की फ़्लाइट करके आ गया है, तो उसमें फ्यूल तो होता है, मगर उस तरह वो फुल भरा हुआ नहीं होते उसके सारे जो टैंक्स हैं और जो उसकी कैपेसिटी है। तो उसमें भी ज़ाहिर है जहाज़ तो तबाह हो सकता है, लेकिन फायर बॉल उस तरह उतनी बड़ी नहीं होती बिकॉज़ ऑफ लेस फ्यूल। तो टेक ऑफ के वक़्त जहाज़ में जिसने स्पेशली दूर जाना है तो बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है, तो फायर बॉल या फायर हैज़र्ड बहुत बड़ा है, और जब लैंडिंग के करीब उसमें काफ़ी सारा फ्यूल खर्च हो गया होता है। तो जहाज़ तो खैर लैंडिंग में भी अगर तबाह हो तो जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और कुछ नहीं बचता। लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट आता है फायर बॉल का, या वो जो वीडियोज़ में कैप्चर हुआ धुआँ, वो ज़ाहिर है वो उसका डिफरेंट एक इम्पैक्ट आता है। बाकी जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो जिस एयरलाइन, देखिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, उस पे बहुत इम्पैक्ट आता है, जो कि बड़ी 2 ही कंपनी हैं दुनिया के अंदर, एक बोइंग एक एयरबस। तो अगर बोइंग का क्रैश होता है तो उस पे बहुत इम्पैक्ट आता है, अगर एयरबस का होता है तो ज़ाहिर है उस पे आता है। दूसरी चीज़ होती है वो ऑपरेटर, जैसे एयर इंडिया ऑपरेटर है तो ज़ाहिर है एयर इंडिया के जो शेयर्स हैं वो गिरते हैं एक दफ़ा, और ज़ाहिर है उनको फिर बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है अपनी मेंटेनेंस, अपने प्रोसीजर्स उनको बेहतर करने के लिए। बाकी जहाज़ के अंदर भी बहुत सारे फॉल्ट्स, जैसे कोई मैकेनिकल फेलियर है, कोई इंजन फेलियर है, हाइड्रोलिक फेलियर है, इलेक्ट्रिकल फेलियर है, एवियोनिक्स का कोई फेलियर है, कोई कंप्यूटर का फेलियर है। ऑल्दो इन सब के बैकअप होते हैं, लेकिन इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स बेसिकली टू अंडरस्टैंड, और वो ज़ाहिर है उनको इंटीग्रेट करना, बहुत तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी वल्नरेबल है टेक्नोलॉजी भी, ह्यूमंस भी, और हम बहुत नाजुक हैं। अ, थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाने से सब ख़त्म हो जाता है। और असल में जहाज़ में क्या हुआ था ये तो बाद में ही सामने आएगा कि फ्लैप्स नीचे क्यों नहीं थे, फ्लैप्स अब किस लिए थे, या लैंडिंग गियर जो टायर्स हैं जहाज़ के वो अंदर क्यों नहीं थे, वो एंड तक बाहर ही क्यों थे, और क्यों जहाज़ का थ्रस्ट लॉस्ट हुआ, डुअल इंजन फेलियर था या कुछ और था। बहरहाल जो भी था ये बाद में सामने आएगा, कुछ अभी उस पे कहना कबल अज़ वक्त है, और ये जो स्पेकुलेटिव नेचर होती है इंसानों की कि कुछ भी अंदाज़ा लगाएं, कुछ बताएं क्या हुआ था, इससे बाज़ दफ़ा नुकसान होता है। तो कभी भी स्पेकुलेट करने से, अंदाज़े लगाने से बिला वजह गुरेज़ करना चाहिए। इवन हक़ाइक़ भी सामने हो तो उनको बयान करने का भी बड़ा एक डेलिकेट और वो अ, बड़ा एक सेंसिटिव तरीका होता है, बिकॉज़ इट कैन हर्ट इमोशंस। एयर ट्रैवल है, ये सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है। हाँ, जो इसका एक्सीडेंट है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। रोड्स के ऊपर मोटरसाइकिल से, कारों से, बसेस के एक्सीडेंट से बहुत लोग फौत हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, माज़ूर हो जाते हैं। उसके लिए भी अगर हम इसी तरह फ़िक्र करें, उसके लिए भी हम केयरफुल हो जाएँ तो उनमें भी कमी लाई जा सकती है। एविएशन के एक्सीडेंट्स पे बहुत वर्कअप होता है, बहुत मेहनत होती है, करेक्शन लगाई जाती हैं उसकी, और ऐसे करेक्टिव और प्रिवेंटेबल मेजर्स लिए जाते हैं कि आइंदा या ना हो। तो रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड ट्रैवल के हवाले से, उसमें भी अगर हम ज़ाहिर है केयर अप्लाई करें तो उनमें भी खातिर खा कमी आ सकती है।